नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम हाजिर हैं हर बार की तरह आपके लिए लेकर एक नया अंक। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपके लिए कुछ अच्छी और नई जानकारियाँ लेकर आएँ। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय भी बहुत अच्छा है और बहुत विशेष भी है। विशेष इसीलिए है क्योंकि ये उद्यानिकी पर आधारित है। किसान भाइयों, उद्यानिकी एक ऐसा भाग है जिसके कारण हमारे किसान भाई अपनी आय दुगनी करते हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा लाभ भी कमाते हैं। भारत सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने के लिए पूरी तरह तत्पर है, तैयार है और वो चाहते हैं कि उद्यानिकी विभाग के जो लोग हैं वो उसमें बहुत अच्छा लाभ कमाएं, उत्पादन बहुत अच्छा हो। आप सभी जानते हैं कि 4 नवंबर को ODOP दिवस मनाया जाएगा और किसानों को अच्छी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए PM FME ये जो योजना है वो चलाई जा रही है। क्या है ये, कैसे काम करती है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी के लिए हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण सुश्री निधि निवेदिता जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। धन्यवाद रानी, और किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैम, ये जो PM FME योजना है और ये ODOP दिवस जो मनाया जा रहा है उसकी तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, क्योंकि पहली बार राज्य में मनाया जा रहा है और इसमें ये ज़रूरी है कि उद्यानिकी में आगे सब लोग बढ़ें। अगर हम उद्यानिकी की बात करें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, तो क्या देखते हैं आप? तो जैसे कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो 4 तारीख को ODOP दिवस मनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 तारीख को ODOP दिवस के रूप में मनाए जाने का भी निर्णय लिया है और इसलिए जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे 4 तारीख को। और इस उद्देश्य के साथ आयोजित किए जाएंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं वो न सिर्फ उद्यानिकी की जो फसल ले रहे हैं वो सिर्फ उद्यानिकी की फसल ही ले, बल्कि उसका उत्पाद प्रसंस्कृत तरीके से प्रसंस्करण करें उसका, और अपना जो लाभ है उसको लाभ को भी दुगना करें। तो इसी आशय के साथ में 4 तारीख को ODOP दिवस जो है मनाया जाएगा। जैसे कि आपने प्रश्न किया कि उद्यानिकी के परिदृश्य में मध्य प्रदेश में जो हम काम कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश उद्यानिकी की फसलों में अग्रणी राज्यों में से हैं, जैसे कि नींबू वर्गीय जो फसल है और संतरा, अमरूद, इस तरीके के फल और सब्जियों में हरी मटर, प्याज, मसालों में लहसुन, मिर्च इत्यादि में मध्य प्रदेश जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। लेकिन यदि आप इसी के प्रसंस्करण की बात करेंगे तो प्रसंस्करण मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का काफ़ी कम है। तो इसी को बढ़ाने के उद्देश्य से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा PM FME यानी कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, हिंदी में से कहते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, इसके तहत जैसे आप जानते हो जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस का फॉर्मलाइजेशन, वर्तमान में पूरे देश भर में लगभग 25 लाख ऐसे उद्योग हैं खाद्य प्रसंस्करण के जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में हैं और उन्हीं में से लगभग 74% जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इन्हीं सेक्टर से जो है इनफॉर्मल सेक्टर से क्रिएट हो रहा है। तो इन जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो एंटरप्राइजेस हैं उनको फॉर्मलाइज करने के लिए ये योजना जो है लागू की गई है। इस योजना के तहत 60% फाइनेंशियल सहयोग जो है वो भारत सरकार के द्वारा और 40% राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और इसके अंतर्गत उद्देश्य यही है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर के एंटरप्राइजेज हैं या नए स्थापित होना चाहते हैं या पूर्व से स्थापित हैं या SHG के माध्यम से स्थापित होना चाहते हैं, तो उनको स्थापना करने में सहयोग करना। बिल्कुल। और इसी तरीके से जो है ये कार्रवाई हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं। लोकल फॉर वोकल पे काम करना हमारे किसान भाइयों के लिए हमारी सरकार चाह रही है। एक ज़िला एक उत्पाद, इस पे आगे काम किया जा रहा है। और जो अगर हम उद्यानिकी विभाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके जो योजना है संचालन के लिए आपने किस तरह से नोडल विभाग बनाए हैं, इसके अधिकारी कौन कौन हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ओके, सो पहले तो मैं इस योजना के बारे में ही बताना चाहूँगी। जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना है, इसके अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी के लोग जो हैं वो लाभ ले सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं, व्यक्तिगत औद्योगिक इकाइयाँ, यदि वो नवीन स्थापित करनी है तो उसके लिए लाभ लिया जा सकता है। यदि पूर्व से स्थापित भी कोई इकाई है जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, अभी अनइनकॉर्पोरेटेड है, उसके 10 से कम जो है उनके एम्प्लॉयज़ हैं, तो ऐसे लोग भी इसके अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उन लोगों को भी इसमें लाभ लेने का प्रावधान है। अगर पूर्व से गठित कोई FPO है या कोऑपरेटिव सेक्टर की इकाइयां हैं
तो वो भी इसके अंतर्गत लाभ ले सकती हैं। अब जैसे ये जो योजना है ये क्रेडिट लिंक्ड बैक एंड सब्सिडी के फॉर्म पे जो इम्प्लीमेंट की जा रही है, इसके अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति जो कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% जो है वो खुद से बेयर कर सकता है और 55% लगभग जो है उस बैंक से क्रेडिट उसे मिल सकता है, तो उस केस में हम लोग 35% सब्सिडी के फॉर्म में संबंधित हितग्राही को दे सकते हैं और वो उससे लाभ लेकर के अपने इकाई जो है वो स्थापित कर सकता है। ये हुई सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट की बात। लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर इस तरीके की इकाई स्थापित करना चाहता है तो उसे न सिर्फ फाइनेंशियल सहयोग की ज़रूरत होती है बल्कि उसे बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं होती हैं कि जैसे यूनिट स्थापित करने के लिए हमको क्या मशीनरी खरीदनी चाहिए, किस टाइप के सहयोग जो है हम स्किल डेवलपमेंट के लिए मुझे करना पड़ेगा, अपने लोग किस टाइप के लोगों को हम ट्रेनिंग देनी चाहिए, या अगर हमको उसको प्रोडक्ट को आगे मार्केटिंग से लिंक करना है तो या इनपुट हमको कहीं से चाहिए, तो इस तरीके के जो कई सारे इसके अवयव हैं उन सब की जानकारी भी जो है लोगों में होनी चाहिए। तो ये योजना सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि हम एक फाइनेंशियल सपोर्ट करें सब्सिडी के फॉर्म में, बल्कि उसको एंड टू एंड सपोर्ट करें, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करें ताकि वो इकाई न सिर्फ स्थापित हो बल्कि वो आगे चले भी। तो इसी उद्देश्य के साथ में ये जो स्कीम जो है इसमें लागू की है। उद्यानिकी विभाग इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट है और जो हमारे जिला स्तर के सहायक संचालक और उप संचालक हैं वो इसके लिए नोडल अधिकारी फील्ड लेवल पर है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में ये योजना जो है वो क्रियान्वित की जा रही है और विशेष करके इसमें क्योंकि एक फुल टाइम पर्सन भी रिक्वायर्ड है जो कि लोगों को इस तरीके का सपोर्ट, नॉलेज, उसकी डीपीआर बनाना इत्यादि की मदद करे, तो इसके लिए इस योजना के तहत एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन जो है वो भी नियुक्त किया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के रूप में भी काम करना चाहता है, इस योजना ऑलरेडी किसी बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज रखता है, डीपीआर बनाने का नॉलेज रखता है, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस डेवलपमेंट इत्यादि का नॉलेज रखता है, तो वो भी इसके अंतर्गत एक डीआरपी के रूप में भी काम कर सकता है। और जो हमारे उद्यमी हैं या किसान हैं, इसमें ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि संबंधित व्यक्ति किसान ही हो। ये कोई भी उद्यमी, कोई भी युवा बेरोजगार जो है वो भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पा सकते हैं। तो वो हमारे डीआरपी से या हमारे जिला लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। हम कभी भी किसी भी योजना का जब लाभ लेने जाते हैं तो और अगर हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऑफिसर्स नहीं मिल पाते हैं, उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है, और एक बहुत बड़ी समस्या आती है मैम हमेशा प्रशिक्षण की, क्योंकि एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता। तो क्या विभाग ने प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है? जी हाँ, जैसे आपने प्रशिक्षण की बात की और मैंने पहले भी ये क्लियर किया है कि इसमें केवल ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक यूनिट स्थापित करने के लिए सहयोग करें, बल्कि जो उसमें ट्रेनिंग और रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उससे भी रिलेटेड सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कि कोई एक महिला है और आज की डेट में उसे चाहिए कि अगर मेरे पास ये एक मशीन आ जाती तो मैं इस तरीके से जो है अपना काम बढ़ा सकती और फॉर्मल तरीके से इस काम को कर सकती, तो उस टाइप की उसकी वो हो सकता है उसे ये नहीं पता हो कि मुझे किस टाइप की मशीन लेनी चाहिए, या मैं बैंक को कैसे अप्रोच करूँ, या हाँ कहाँ से लेना है, या फिर बैंक को अप्रोच कैसे करूँ, बैंक मुझे लोन देगा या नहीं देगा, कई सारे प्रश्न उसके सामने खड़े हो सकते हैं। तो वो इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए एक हैंड होल्डिंग और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन और अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ में कम्युनिकेशन करना है, वो सपोर्ट भी इस योजना के तहत हमारे जिला लेवल के जो लोग हैं वो देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि बस आपको जाना है और अब आपको अपनी इच्छा बतानी है अधिकारी को कि हमें कुछ करना है, तो वो आपको उसमें पूरी सहायता करेंगे। पात्र हितग्राहियों की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी को नया उद्यम स्थापित करना है वो किस तरह से इसमें पात्र हो सकता है? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें 4-5 कैटेगरी के लोग हैं जो इसमें योजना का लाभ ले सकते हैं। एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो भी ले सकता है, इंडिविजुअल एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करने के लिए, चाहे नवीन इकाई हो, वो 18 वर्ष से अधिक की उम्र का हो और वो ये इकाई स्थापित करना चाहता हो। पूर्व में 8वीं पास करने का एक बाध्यता रखा गया था जो अभी रिसेंटली उसे समाप्त किया गया है। तो इस तरीके से वो योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए हमारा जो डीआरपी है या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सहायक संचालक है उद्यानिकी विभाग के, उनके साथ संपर्क कर सकता है। हमारे कई हेल्पलाइन नंबर भी हैं जो कि आप डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पर, और इसके अलावा जो हमारे MOFPI की जो वेबसाइट है उस पर भी वो अपना रिक्वेस्ट जो है वो रेज कर सकते हैं कि हम इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उस तरीके से वो अप्रोच कर सकते हैं। जब वो अप्लाई करते हैं तो फिर अप्लाई करने के बाद में जो हमारा DRP है उनके एक प्रोजेक्ट की DPR बनाता है। वो DPR हमारा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है जो कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित है उसके माध्यम से बैंक को प्रेषित की जाती है। फिर बैंक उसको एग्जामिन करके और उसे क्रेडिट जो है वो लोन जो है वो ग्रांट करता है और उसके बाद में डिसबर्स करता है। फिर
फिर हम उसे सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करते हैं और यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए जो आवश्यक ट्रेनिंग इत्यादि की रिक्वायरमेंट है उसमें मदद करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं ताकि वो यूनिट जो है वो स्थापित हो और संबंधित व्यक्ति जो है उसे रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले और साथ ही आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल सही। आपसे और भी चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है कृषि दर्शन में और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर PM FME योजना की और ODOP दिवस की, जो 4 नवंबर को मनाया जाएगा। मैम, बात हो रही थी ODOP दिवस की हो रही थी, लेकिन हम साथ में स्कीम की भी बात कर रहे थे। महिलाओं के लिए क्या विशेष है, इसके बारे में थोड़ा हमारे जानकारी दीजिए। देखिए, महिलाओं को तो आज के रोज़गार जो है मिलना बहुत ही आवश्यक है और कई बार हम लोग रोज़गार की जो परिभाषा है वो ट्रेडिशनल तरीके से एक सर्विस के रूप में ही हमेशा जो है सोचते हैं, लेकिन महिलाओं को बिजनेस जो है उस क्षेत्र में लाना जो है वो इस योजना के अंतर्गत बिल्कुल सोचा गया है। और पहले से भी जो SHG और SRLM के अंतर्गत गठित जो समूह हैं वो महिलाओं के बिजनेस डेवलपमेंट और इत्यादि के संबंध में ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। इस योजना के तहत भी जो सोचा गया है उसके अंतर्गत भी इन दोनों चीज़ों को लिंक करके किस तरीके से काम किया जाए और महिलाओं को किस तरीके से स्वरोजगार से जोड़ा जाए उसको सोचा गया है। इसके अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये का सीड कैपिटल दिए जाने का प्रावधान है और ये इस तरीके से लिंक किया गया है कि जो CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन इसके अंतर्गत गठित है उनको हम लोग सीड कैपिटल जो है वो देते हैं और ऐसी महिलाएं जो फूड प्रोसेसिंग में कार्यरत है उसका अनुभव रखती हैं उनको रिवॉल्विंग फंड के रूप में CLF के द्वारा ये राशि दी जाती है और वह ये जो अपनी यूनिट है वो खाद्य प्रसंस्करण की वो स्थापित कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें महिलाओं को अगर कोई महिला इसके अंतर्गत लाभ पाना चाहती हूँ तो सभी जिस तरीके से मैंने बाकी जनरल जो बताया है कि जिस तरीके से बाकी लोग लाभ ले सकते हैं उसी तरीके से महिलाएं भी ले सकती हैं। अब बात करते हैं मैम ODOP दिवस की, इसका क्या प्रयोजन है और किस तरह आपका उद्यानिकी विभाग इसमें कार्य? जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो योजना है ये योजना मिशन मोड पे कार्यरत की जा रही है। तो 5 साल की ये योजना है और 5 साल में से अभी हमारे पास में 2.5 वर्ष जो है लगभग और शेष हैं। इसके अंतर्गत पूरे योजना पीरियड का लगभग 500 करोड़ जो है इसके अंतर्गत खर्च करके लगभग 10,000 इकाइयाँ जो है स्थापित की जानी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद इस योजना के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। हमारा पर्पस भी यही था कि बहुत सारे लोग जिनको इसके विषय में जानकारी नहीं है, जो कई लोग बेरोजगार हैं, योजना का लाभ लेना चाहते हैं पर ये जानते नहीं हैं कि किस तरीके से इसका लाभ लिया जा सकता है, तो उसी उद्देश्य से हम चाह रहे थे कि हम लोगों तक हमारी अपनी बात जो है पहुँचाएँ। तो जो लोग भी इस योजना के अंतर्गत PM FME योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो 4 नवंबर को जो ODOP दिवस प्रत्येक ज़िले में आयोजित किया जा रहा है उसमें एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है जिसमें वहाँ पर बैंकर्स और हमारे DRP जो एक्सपर्ट्स हैं और हमारे जिला लेवल के जो फील्ड अधिकारी हैं वो सभी उपस्थित रहेंगे और उसमें आप लोग ज़रूर जो है शामिल हों और जो जिस तरीके की भी आपको एक ओरिएंटेशन वहाँ पर दिया जाएगा। जो लोग ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, जिनकी पूर्व से इकाइयाँ हैं, वो शायद समझ रखते हो, कुछ लोग ऐसे हों जिनको कि इसकी उतनी समझ भी ना हो, तो वैसे लोग भी इस कार्यक्रम में आएँ और एक ओरिएंटेशन, एक उन्मुखीकरण जो है वो आप समझें कि आपको किस तरीके से रोज़गार जो है इस योजना के तहत मिल सकता है
और इसके विषय में विस्तृत जानकारी आपको कार्यक्रम में भी दी जाएगी। और जो लोग बिल्कुल कंफर्म हो करके और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनके डीपीआर इत्यादि भी कार्यक्रम स्थल पर बनाए जाने का जो निर्देश है उनको दिया गया है फील्ड लेवल के अधिकारियों को। तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य आएँ और इस योजना का लाभ लें। के साथ ही जब आप ये जो कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम के बाद हमने कई फॉलोअप्स जो हैं इसके अंतर्गत प्लान किए हैं। उस दिन आपको बैंकों के साथ भी एक उन्मुखीकरण हो जाएगा और उसके पश्चात जब आप अपनी डीपीआर बना करके और आपके बैंकों के पास भेजे जाएंगे तो उसका फॉलोअप 1-2 और जो है प्लान किए जाएंगे, जिसमें कि आपको बैंकों के साथ उचित सहयोग करके लोन प्राप्ति के विषय में उचित मार्गदर्शन, सपोर्ट और हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है वो किया जाएगा। मैम, प्रसंस्करण की हम बात कर रहे हैं और प्रसंस्करण के लिए उद्यानिकी विभाग आगे काम कर रहा है। हमारी तो पहले से ही पुरातन परंपरा रही है, अचार, बर्री, पापड़, जैम, जेली तो हम कर ही रहे हैं। उद्यानिकी विभाग किन किन क्षेत्रों में कैसे क्या काम कर रहा है प्रसंस्करण को लेके? जैसे आप फलों की बात करें जी, तो जैसे आम ले लें तो आम में जैसे आम का जूस, आम का अचार, आम से रिलेटेड मार्मलेड इत्यादि वगैरह भी आजकल बन रहे हैं। उसी तरीके से कैंडी और चॉकलेट्स बन रहे हैं। उसी तरीके से जो संतरा है, संतरा के एसेंस, कॉन्सेंट्रेट्स, जूसेस और जैम इत्यादि जो हैं वो अभी भी वर्तमान में बना रहे हैं। तो इस तरीके की यूनिट भी यदि कोई स्थापित करना चाहे तो वो भी इसमें ले सकते हैं। उसी तरीके से धनिया है, जैसे तो जितने भी मसाले हैं, धनिया हो गया, मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, तो इन सभी के पाउडर इत्यादि बनाने का काम। पेस्ट भी आजकल लोग लेने लगे जी हैं। हाँ, हल्दी, अदरक और लहसुन इत्यादि का जो है जो लहसुन है, जैसे फॉर एग्जांपल लहसुन जो है मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। और लहसुन और अदरक हमारे टीकमगढ़ और निवाड़ी क्षेत्र का महत्वपूर्ण जो है क्रॉप है। तो इन दोनों का अदरक और उसकी पेस्ट, अदरक की पेस्ट इत्यादि बनाने का काम ऑलरेडी टीकमगढ़ निवाड़ी में कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं कर सकते हैं, आसपास के जिले जहाँ पे भी अदरक की उपलब्धता हो वहाँ पर भी अदरक के पेस्ट बनाने का काम, लहसुन के पेस्ट बनाने का काम। आजकल चाइनीज़ फूड है तो उसमें छीली हुई लहसुन जो है वो बहुत चाहिए होती है, तो लहसुन को छीलने की इकाइयाँ, मशीन इत्यादि उपलब्ध हैं। तो उसको छील करके और उपयोग करने के यूनिट जो है वो भी स्थापित किए जा सकते हैं। एक और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे बहुत सारे ऐसे उत्पाद होते हैं फूड प्रोडक्ट्स में, स्पेशली जो क्वालिटी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे आपका जो जूस है उस पर जितना ट्रस्ट करते हैं, हो सकता है लोकली अगर कोई ये जूस बना करके आपको दे तो क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है, तो इसलिए आप सोचेंगे कि हम ये खाद्य पदार्थ कितना उपयोग करें। तो ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बनेंगे इसके अंतर्गत, उन सबके FSSAI लाइसेंस और जितने भी जो सर्टिफिकेशन इत्यादि की कवायद है वो सब भी इस योजना के तहत जो है वो की जाएगी। और क्वालिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी की हो, ये इंश्योर करने के लिए सारे सर्टिफिकेशंस और प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो किए जाएंगे। इसमें जैसे मैंने बताया कि जो पुष्प है, पुष्प उद्यानिकी फसल ही होती है। पुष्प के अंतर्गत जैसे अनूपपुर इत्यादि में लेमन ग्रास, एरोमेटिक प्लांट्स इत्यादि पे काम हो रहा है। तो उसका एसेंस बनाना आज की डेट में एरोमेटिक इंडस्ट्री भी जो है बहुत एक्सपैंड कर रही है। तो जो फूल से रिलेटेड एसेंस बनाना, उसकी अगरबत्तियाँ बनाना, कैंडल बनाना, हवन सामग्री इत्यादि बनाना, तो ये सभी चीज़ें भी जो है इसके अंतर्गत आप जो भी चीज़, छोटी सी यूनिट जिसमें 10 लाख तक की सब्सिडी आप चाहते हैं वो इस योजना के तहत आप सोच सकते हैं। और आपको पहले तो ये योजना जो है ODOP उत्पाद तक ही सीमित थी, लेकिन अभी इसको एक्सपैंड किया गया है। तो इसमें जैसे आपने शुरू में भी कहा कि हमारी पुरातन परंपरा है अचार और ये सब इत्यादि बनाने की, तो अचार, पापड़, जैम, जेली, इसका भी एक बड़ा स्नैक्स का मार्केट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है और एक्सपैंड कर रहा है डे बाय डे। तो उन सभी चीज़ों को भी इसमें जो पूर्व से स्थापित हैं उसको भी यदि आपको और एक्सपैंड करने की, अपग्रेड करने की आवश्यकता है तो उसको भी आप इसके तहत जो है प्लान करके ले सकते हैं। ब्रांड की विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी होती है मैम, क्योंकि लोगों को लगता है कि आज बाज़ारवाद इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ब्रांड होना एक अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो जो लोकल में हमारे जो किसान भाई हैं उनके पास सबसे बड़ी समस्या होती है ब्रांड की, तो ब्रांड बनाने में कितनी मदद करेंगे आप? देखिए, ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो है वो भी इसके अंतर्गत एनविसाज की गई है, लेकिन हमेशा ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो होती है वो एक स्केल पे निर्धारित होती है। तो हम इसमें यही चाह रहे हैं कि क्लस्टर अप्रोच पे हम काम करें और एक क्लस्टर जहाँ पर बन जाए वहाँ पर हम उस प्रोडक्ट की, जैसे हमने कई सारे जो GI जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं, जिलों को हमने लिखा हुआ है कुछ चिन्हित करके कि इन उत्पादों का आप जो है GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की टैगिंग इत्यादि करने के संबंधी कार्य करें। तो उस पर ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। और जैसे GI टैगिंग जो है ये भी एक मार्केटिंग में बहुत जो हेल्पफुल होता है,
जैसे जबलपुर की हरी मटर है, उसके लिए भी लोग प्रयासरत हैं। तो इस तरीके से ब्रांडिंग और मार्केटिंग ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरी योजना का, और इसमें भी सपोर्ट जो है वो प्रदान किया जाए। मैम, आपने बताया कि जगह जगह कार्यक्रम होंगे, तो ये कार्यक्रम कहाँ कहाँ होंगे, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ये दीजिए। जिला स्तर पर एक स्थल जो है वो चयनित होगा, और इसका जो प्रचार प्रसार है ऑलरेडी अभी से किया जा रहा है। जी। स्थल जो है लोकली जो है समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा, और वहाँ के अन्य जैसे मैंने ग्राम पंचायत भवन इत्यादि पर भी चस्पा करने के निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत तक भी हमारी पूरी बात पहुँचे, और ग्राम पंचायत के रूरल एरिया के भी जो लोग हैं, अर्बन एरिया के लोग हैं, हर क्षेत्र के जो लोग हैं, हर वर्ग के जो लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल हों और लाभ लें। तो मतलब हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने कृषि विज्ञान केंद्रों में, ग्राम पंचायतों में, और जो उनके कृषि विकास केंद्रों के जो अधिकारी हैं उनसे जाके संपर्क करें तो उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिला कलेक्टर कार्यालय, सीओ जिला पंचायत कार्यालय, जनपद कार्यालय, और हमारे उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक, उप संचालक इत्यादि से आप संपर्क करें और आप इस योजना के बारे में विस्तृत बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में आएँ और ODPO को बिल्कुल सफल बनाएं। अगर PM-FME योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज हम देख रहे हैं कि आधुनिकीकरण बहुत तेज़ हो गया है, ई जो फैक्टर हैं वो सारे काम कर रहे हैं, तो क्या इसकी आधिकारिक वेबसाइट भी है, इसके बारे में जानकारी? जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उनके द्वारा एक आधिकारिक वेबसाइट भी है और एक हेल्पलाइन नंबर भी है जी, जो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जी बिल्कुल है, इसकी आधिकारिक वेबसाइट भी है। क्या संदेश देना चाहती हैं आप हमारे? देखिए, मैं यही बोलूँगी कि वर्तमान में जो एक कवायद छिड़ी हुई है अब भारत को आत्मनिर्भर बनाने की और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए वोकल होने की, तो इसी के तहत ODOP अप्रोच के माध्यम से मध्य प्रदेश में हर जिले का एक उत्पाद जो है वो चयनित किया गया है, और इसमें से 19 जिलों में 13 उद्यानिकी उत्पाद भी जो हैं वो चयनित हैं। और इन उत्पादों से ही जो वर्तमान में जो प्राइमरी सेक्टर है और जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स है वही सबसे ज़्यादा बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अगर हम रोज़गार देने की बात करें तो जब तक हम इस सेक्टर को एड्रेस नहीं करेंगे और जब तक हम उससे जो वैल्यू एडिशन करके और उससे जो और लाभ को दुगुना तिगुना चौगुना 5 गुना करने की का एक कवायद है उसको हम नहीं आरंभ करेंगे, तब तक कि हम हमेशा जो है GDP में जो एडिशन हो रहा है उसकी पोटेंशियल को पूरा रीच नहीं कर पाएंगे। तो इस योजना के तहत जो प्रोसेसिंग होनी है, जैसे हम हल्दी सीधे उगा रहे हैं और बेच दे रहे हैं, उसकी जगह अगर हल्दी को प्रसंस्कृत करके आगे बेचें तो उससे किसान को न सिर्फ लाभ पहुंचेगा बल्कि उसके एक स्किल में भी डेवलपमेंट होगा। अब तक वो सिर्फ एक प्राइमरी सेक्टर में फार्म प्रोड्यूसर कृषि इत्यादि की गतिविधियों में शामिल रहा है। अब जब वो ये सब चीज़ें भी करेगा तो उसमें एक बिजनेस की सोच जो है वो भी डेवलप करेगी, और इससे न सिर्फ इस योजना से न सिर्फ रोजगार क्रिएट होगा बल्कि जो एक स्किल डेवलपमेंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो हम प्राइवेट सेक्टर में बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी संबंधित किसान या उद्यमी की होगी और रोजगार जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, और आज हमने बहुत अच्छी चर्चा की है संचालक उद्यानिकी एवं प्रसंस्करण विभाग से, और सुश्री हमारे साथ थी निधि निवेदिता जी। आपने बहुत अच्छी विस्तृत चर्चा की और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। ODOP दिवस सफल रहे, यही हम चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद रानी जी। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की मुख्य खबरों पर। कृषि वानिकी की 7वीं आसियान, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, जनजातीय गौरव दिवस, धान के खाली खेतों को उपजाऊ बनाए और पशु आहार बनाने का तरीका। और चलिए देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि वानिकी की 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित। कृषि एवं वानिकी के संबंध में 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक विगत दिनों वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। बैठक में ब्रुनेई, दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है और मेरा मकसद है कि नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़े। पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविर में ही उनको शासन की योजनाओं का 100% लाभ मिले। मुख्यमंत्री श्री चौहान गुरुवार को सीहोर जिले के जैत ग्राम में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में ग्रामीणों से अनौपचारिक संवाद कर रहे थे। सांसद श्री रमाकांत भार्गव और जैत समेत सरदार नगर, मछवाई, डोबी, नारायणपुर और बोरना पंचायत के ग्रामीण भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों में संबंधित आवेदक को मंच पर बुलाकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं में शामिल कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि मिलकर जनता की जिंदगी बदलने का काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के काम के साथ हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ के लिए सभी मिलकर काम करें और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएं। धान के खाली खेतों को उपजाऊ बनाएं। धान की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेषों का ठीक ढंग से प्रबंध करके हम जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं। अधिकतर किसान भाई खेत में फसल अवशेषों को जला देते हैं। इससे जमीन का तापमान बढ़ने से खेत की मिट्टी प्रभावित होने के साथ साथ जमीन में मौजूद लाभदायक जीवाणु भी मर जाते हैं। साथ ही इन अवशेषों से मिट्टी को होने वाला जीवांश पदार्थ भी जलकर नष्ट हो जाता है। धान की कटाई के बाद नमी की अवस्था में खेतों में 15 से 20 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर का भुरकाव करके मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें। इससे ये फसल अवशेष जल्दी गल सड़ जाएंगे तथा मिट्टी में जीवांश की मात्रा में बढ़ोतरी होने के साथ साथ खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। साथ ही मिट्टी में लाभदायक जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होगी। घर में ही पशु आहार बनाने का तरीका। आप पौष्टिक और संतुलित पशु आहार जो बाजार के पशु आहार से सस्ता और अच्छा हो अपने घर पर ही बना सकते हैं। 1 क्विंटल पशु आहार बनाने के लिए यहाँ 25 किलोग्राम दला हुआ जौ, मक्का, ज्वार या बाजरा, 20 किलोग्राम गेहूं, 18 किलोग्राम गेहूं की चापड़, 10 किलोग्राम चावल की भूसी, 25 किलोग्राम मूंगफली या सरसों की खली, 1 किलोग्राम खनिज लवण और 1 किलोग्राम साधारण नमक को साफ स्वच्छ फर्श पर डालकर 2-3 बार अच्छी तरह मिलाएं। याद रहे, चरने वाले पशुओं को पशु आहार चराई के बाद शाम को ही खिलाना चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।